बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में से आपसे कुछ शार्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक लॉन्ग के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, लेकिन ये बता दूं बच्चों कि ये टॉपिक जो है वो एज अ टूल वर्क करेगा, यानी इसको समझने के बाद आप और बहुत सारे टॉपिक्स को समझ पाएंगे। यानी यूँ समझ लीजिए ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। इसको समझने के बाद आप और बहुत सारे कंसेप्ट को सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लक्स की। फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर आएंगे। इंतहाई आसान और सिंपल टॉपिक है बच्चों। जो लफ्ज़ फ्लक्स है ना, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू फ्लो, यानी किसी एरिया में से, किसी रीजन में से कोई चीज़ कितना फ्लो करके जाती है वो उसका फ्लक्स होती है। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करें तो हम यूँ डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कोई एक सर्टेन एरिया है, उस एरिया में से गुजरने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी किसी एरिया में से फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टन एरिया परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी हमारे पास मान लीजिए कि ये देखिए जी, ये एक एरिया है, मैं इसको बताता हूँ, ये एक एरिया है हमारे पास, इसमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली गुजरने का मतलब है कि ये सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया के साथ ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से गुजरें तो हम कहते हैं परपेंडिकुलरली पास करना। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर होगी। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो वेक्टर एरिया का कंसेप्ट है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझना, वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, हमने इससे पहले लेक्चर में बड़ी डिटेल से इसके ऊपर बात की थी कि एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी फील्ड में ऐसे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वैसे आउटवर्ड होती हैं। ठीक है, इस तरह से जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इनवर्ड होती हैं, और अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस तरह से स्ट्रेट होती हैं। ठीक है, तो जो कुछ इसी तरह की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ली गई हैं, ठीक है, और इस रीजन में से पास कराया गया उसको, तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस रीजन से पास करेंगे वो उसका क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, ओके जी। अब बात आ जाती है वेक्टर एरिया की। वेक्टर एरिया क्या होता है बच्चों, एक है सरफेस एरिया, दूसरा होता है वेक्टर एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया क्या मतलब, आपको ये एक प्लेन मिल गया, इसका जितना एरिया, ये इस सरफेस एरिया इसको कहेंगे इस तरह से प्लेन। लाइक अगर मैं कहूँ तो देखिए, यही अगर हम बुक की एग्जांपल लेते हैं तो ये इसकी एक सरफेस है, ठीक है, और इसका जितना एरिया है वो क्या होगा, सरफेस एरिया। लेकिन वेक्टर एरिया क्या होता है, वेक्टर एरिया एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के बराबर होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है, इस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। यानी अगर सरफेस यूं है तो जो वेक्टर एरिया होगा वो इसके साथ यूं परपेंडिकुलर होगा, मैग्नीट्यूड इसके सरफेस एरिया के बराबर होगा और डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड होगी परपेंडिकुलरली। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारे पास वेक्टर एरिया। इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस हैं, अगर आपके पास इस तरह है सरफेस तो वेक्टर एरिया यूं होगा परपेंडिकुलर, अगर ऐसी है सरफेस तो वेक्टर एरिया यूं होगा, अगर इस तरह है तो वेक्टर एरिया यूं होगा। बात समझ गए? ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ इस टॉपिक को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। वो क्या है कि वेक्टर एरिया शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर देखा जाए तो ये एक वही बात है जो कि यहाँ पर हमें बताई गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को परपेंडिकुलरली पास करना चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस से परपेंडिकुलरली पास करेंगी तो हमें फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया है वो क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं वेक्टर एरिया किधर है, ये इस डायरेक्शन के अंदर, ये वेक्टर एरिया मैं ए कह देता हूं इसको, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किधर जा रही है, इसी की डायरेक्शन में जा रही है ऐसे। तो जो बात मैंने यहां पर बताई उसी का दूसरा रुख है वो हम यूं लिख सकते हैं कि ये क्या है जी, हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, जिसका एक मतलब ये भी बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया होनी चाहिए फ्लक्स के लिए। ठीक है, दैट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, ई और ए को सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपने। ओके, अच्छा, इसको हम जो है वो डिनोट करते हैं फाई के साथ, और इसको जो हम लिखते हैं फार्मूला है वो ई डॉट है, जिसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ए जो है वो वेक्टर एरिया है। ये फार्मूला कैसे बना, यहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। राइट,
ओके जी, अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 पे ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के ऊपर, यानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी एरिया से पास करेंगी उतना ज्यादा फ्लक्स बनाएंगी, जितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी एरिया से कम पास करेंगी उतना फ्लक्स कम होगा। नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास सरफेस एरिया। अब देखो ये सरफेस एरिया, अगर ये एरिया ही छोटा सा हो, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम पास करेंगी तो हम बोलेंगे यहाँ पर फ्लक्स क्या है वो कम है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन जो हमारे पास फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इज इट क्लियर? नंबर 3 पे आ जाता है जी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने आपने एरिया को किस तरह से रखा हुआ है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये हमारे पास एक बुक है, ये इसको हम एरिया मान लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूं आ रही हैं, एक तो ओरिएंटेशन है कि हम इसको यूं रख सकते हैं, दूसरा हम इसको यूं रख सकते हैं, तीसरा हम इसको किसी एंगल पर रख सकते हैं, ऐसे 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 डिफरेंट पोजिशन है हमारे पास, ये होती है ओरिएंटेशन। ठीक है, यानी आपने एरिया को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के सामने किस तरह से ओरिएंट किया हुआ है, किस तरह से रखा हुआ है, इस पे भी फ्लक्स डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आप इसको सीखते हैं, यहां पर मैं बड़ी डिटेल के साथ इसको बताऊंगा। अब हम बढ़ते हैं फ्लक्स एट एनी एंगल थीटा। अब हमारे पास एक वेक्टर एरिया है ए, वो अब कुछ एंगल बना रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी अब हमारे पास ये सिचुएशन नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ बिल्कुल ऐसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया की सेम डायरेक्शन है। अब ये हमने यहां से थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दिया ऐसे कुछ एंगल पे। कितना एंगल किया जी? थीटा एंगल पे टिल्ट किया। तो अब इसका जो वेक्टर एरिया है, ये समझ लीजिए कि हमारे पास बुक जो है वो अब इस अंदाज में ऐसे, तो अब वेक्टर एरिया कैसे होगा, इसका ऐसे आउटवर्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो सीधी इस तरफ को जा रही हैं, लेकिन वेक्टर एरिया जो है वो इस तरफ को जा रहा है। तो अब की बार हमारे पास देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये जो वेक्टर एरिया है इसकी सेम डायरेक्शन नहीं है, तो क्या फ्लक्स नहीं होगा? फ्लक्स तो अब भी होगा। फिर क्यों फ्लक्स होगा? हमने तो कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होता है, ये जो हमारा वेक्टर एरिया है ना, वेक्टर एरिया ये इसको हम कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। जैसे क्लास मैथ में आपने सीखा था, ये वेक्टर एरिया ये वाला, ठीक है, आपने कंपोनेंट में ब्रेक किया। एक इसका कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको ए कॉस थीटा बोलेंगे, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा जिसको हम ए साइन थीटा बोलेंगे। ठीक है, तो जब हमने कंपोनेंट में ब्रेक किया तो देखो ये जो ए कॉस थीटा है, ये वेक्टर एरिया का कंपोनेंट, ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी वजह से फ्लक्स होगा। अब फिजिकली ये क्या होगा मैं आपको बताता हूं। देखो ये हमारे पास वो सरफेस है, ठीक है, ये एरिया, इसकी भी दो हमारे पास जो है वो बन जाते हैं पार्ट। एक ये हॉरिजॉन्टल पार्ट ये वाला नीचे वाला, और एक ये वर्टिकल ये वाला। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो यहाँ से यूँ आ रही हैं वो इस वर्टिकल पार्ट से गुजरती हैं ऐसे। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल पार्ट से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करके नहीं जा रही। तो ऐसे ही सिचुएशन यहाँ पर भी बनी है। देखिए एक सरफेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और एक ये बनी हुई है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही हैं वो इस वर्टिकल सरफेस से गुजर के जा रही हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसमें से कोई भी पास करके नहीं जा रही। तो देखो ये मैंने बताया था कि एक वेक्टर एरिया का एक कंपोनेंट है वो ई की डायरेक्शन में है। तो याद रखो वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब देखो कौन सा वेक्टर एरिया का कंपोनेंट है, ये वाला ए कॉस थीटा, वो किधर है, इधर को। तो वो कौन सी सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, इस वाली सरफेस के साथ। तो देखो ये वो सरफेस है जिस सरफेस के थ्रू जो है वो फ्लक्स हो रहा है, और जो नीचे वाली सरफेस है ये वाली, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं कर रही। तो इस सरफेस में से कोई फ्लक्स नहीं होगा, इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर सकती हैं, इसमें से फ्लक्स होगा। और इसी का वेक्टर एरिया ए कॉस थीटा, जो मैं कह रहा हूं कि इस वेक्टर एरिया का एक कंपोनेंट ए कॉस थीटा ये रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। ठीक है, तो ये वाला वो सरफेस है और ये उसका वेक्टर एरिया है ए कॉस थीटा। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना भाई हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इसकी वजह से फ्लक्स हो रहा है। ओके, तो अब हमने अगर फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो फाई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर एरिया के साथ, है ना। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, ई, इस तरफ को, तो हमने ई लिखा। अब ये पूरे का पूरा वेक्टर एरिया अब इसकी डायरेक्शन में नहीं है, सिर्फ उसका एक कंपोनेंट था, कौन सा वाला, ए कॉस थीटा। तो पूरे एरिया की जगह पे हम ए कॉस थीटा लिखेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा बन गया। अब यहां पर आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए जो कि आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 में पढ़ा था। वो क्या था, ए डॉट बी का फार्मूला। ए डॉट बी, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, ए बी कॉस थीटा। तो यहां पर सिचुएशन कुछ उसके जैसी ही है, ई ए कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, ई ए कॉस थीटा को लिख दोगे ई डॉट ए, जिसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ए जो है वो हमारे पास वेक्टर एरिया है। और याद रहे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड वेक्टर एरिया ए। बात समझ गए? तो कितना आसान और सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि ओरिएंटेशन से कैसे इफेक्ट पड़ता है फ्लक्स के ऊपर। ठीक है, अब जरा देखो ये वाला जो बुक है ना, इसको इस एरिया को मैंने पहले रखा थोड़ा कम टिल्ट किया, ऐसे कम एंगल पे, उसके बाद फिर मैंने इसको और ऐसे कर दिया, उसके बाद फिर मैंने इसको और ऐसे कर दिया। अभी मैंने आपको सिखाया कि इसका ये जो ये वाला कंपोनेंट है ना, ये वाला,
ठीक है, ये एरिया का कंपोनेंट। अगर ये ज्यादा होगा तो आपको फ्लक्स ज्यादा मिलेगा, अगर ये वाला कंपोनेंट अगर कम होगा तो आपको जो फ्लक्स है वो कम मिलेगा। जब आपने इस सिचुएशन में रखा θ1 एंगल है इस वक्त ये वाला कंपोनेंट बड़ा है, ये वाला कंपोनेंट छोटा है, इससे तो कोई फ्लक्स होना नहीं है, फ्लक्स तो इससे होना है। ये वाला कंपोनेंट इस वक्त बड़ा है इस ओरिएंटेशन में, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे गुजर जाएंगी, आपको ज्यादा फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, अच्छा आप क्या करते हो जी, आप इस एंगल को बढ़ा देते हो, ऐसे नीचे चला जाता है, ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है। अब देखो ये वाला कंपोनेंट छोटा हो गया, ये वाला कंपोनेंट जो है वो बढ़ गया, लेकिन इससे तो कोई फ्लक्स नहीं हो रहा, इसमें तो कोई इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स पास कर ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट जिससे पास कर रही थी, ओरिएंटेशन चेंज करने की वजह से वो छोटा हो गया कंपोनेंट, अब इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स कम पास करेंगी, तो यहां पर फ्लक्स जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह नीचे वाली सिचुएशन में देखें, हमने और एंगल को बढ़ाया, अब ये वाला जो कंपोनेंट है वो और छोटा हो गया, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट और बड़ा हो गया, लेकिन इसमें से तो कोई फ्लक्स होना नहीं है, इसमें से फ्लक्स होना था, तो जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से गुजर रही थी, अब वो एरिया कम होने की वजह से कम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर पाएंगी, तो हम कहेंगे फ्लक्स जो है वो और कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ओरिएंटेशन पे फ्लक्स डिपेंड करता है, अगर आप इसको यूं अरेंज करें या यूं अरेंज करें या इस तरह अरेंज करें, इससे फर्क पड़ता है फ्लक्स में। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि ये ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है। ओके जी, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, जरा कॉमन सेंस की बात है, ये देखो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर से आ रही हैं इस तरह से, ठीक है, और इस बुक में से इस एरिया में से गुजरेंगी, तभी वो मैक्सिमम गुजर पाएंगी ना, इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही हैं और इसमें से मैक्सिमम गुजर पाएंगी। तो देखो इसका जो वेक्टर एरिया इस सरफेस का बनेगा वो कैसा बनेगा, मैं यहां पर ड्रा करता हूं, देखो ऐसे इसका सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे वेक्टर एरिया बनेगा, है ना। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूं आ रही हैं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और ये वेक्टर एरिया अगर ये इन द सेम डायरेक्शन होंगे तो आपके पास फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस सूरत में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास कर सकती है। तो आप ये लिखेंगे बुक के ऊपर अपने पेपर में कि इफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू द वेक्टर एरिया, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वेक्टर एरिया के साथ पैरेलल हैं तो इस सूरत में जो फ्लक्स आपको मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इस अगर दो वेक्टर जो है वो पैरेलल होते हैं तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 0 डिग्री बनता है। तो थीटा इस केस में क्या होता है, 0 डिग्री। अब जो यहां पर हमने फार्मूला बनाया था ये वाला कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो मैं यहां पर उसको दोबारा लिखता हूं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल होती है, ई ए कॉस थीटा, यहां पे लिख देता हूं ई ए कॉस ऑफ थीटा, है ना। अब थीटा कितना है यहां पर, थीटा यहां पर वैल्यू उसकी क्या है, 0 डिग्री, बिकॉज ई इज पैरेलल टू द वेक्टर एरिया। तो यहां पर थीटा की वैल्यू 0 होगी, जैसे ही आपने थीटा 0 पुट किया तो cos 0 पे क्या होता है, 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 इंटू ई ए बन जाएगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स आपको ई ए मिल सकता है, क्योंकि cos की मैक्सिमम जो वैल्यू आपको यहां पर मिलती है वो +1 ही मिलती है, राइट। ओके, उसके बाद फिर हम बात करते हैं जीरो या मिनिमम फ्लक्स की। मिनिमम फ्लक्स या जीरो फ्लक्स कैसे होगा, जरा सोचो। अब देखो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इधर से यूं आ रही हैं और आपने सरफेस एरिया ऐसे रखा हुआ है, अब कोई एक भी लाइन इस सरफेस एरिया से पास करके जाएगी नहीं, यहाँ वाली नहीं पास करेगी, यहाँ वाली नहीं पास करेगी, यहाँ वाली नहीं पास करेगी, नीचे वाली भी नहीं पास करेगी, एक भी लाइन इसमें से पास नहीं कर पाएगी। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स तो किसी एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। इसका मतलब अगर आप इसको यूं रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने ऐसे, तो फिर इसमें से एक भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं कर पाएंगी। और इस सूरत में जो इसका वेक्टर एरिया बनता है वो कैसा बनेगा, वो इस तरह का होगा। देख लो ये वेक्टर एरिया क्या होता है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं होगी। क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। इफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया देन देयर इज नो फ्लक्स। इसमें से एक भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करेंगी, क्योंकि देख सकते हो आप, दिस इज द वेक्टर एरिया, दिस इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यूं आएंगी, एंगल क्या बना 90 डिग्री। तो यहां पर इस केस के अंदर कुछ भी फ्लक्स नहीं होता। तो आप ये शो करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया देन देयर इज नो फ्लक्स, 0, राइट। और एंगल का बनता है इस सिचुएशन में 90 डिग्री का बनता है। अब हमने फार्मूला पहले से बना के रखा हुआ और याद रहे ये थीटा किसके दरमियान है, ई और ए के दरमियान है, ठीक है। तो यूं हमने सरफेस को रखा, उसका वेक्टर एरिया ऐसे परपेंडिकुलर आ गया। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस वेक्टर एरिया के साथ परपेंडिकुलर हैं तो इस सूरत में आपके पास थीटा की वैल्यू बन जाती है 90 डिग्री। यही फार्मूला आप लिखेंगे साई इज इक्वल टू ई डॉट ए, दोबारा लिख लें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसके साथ लिखें साई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट करें जहाँ पर 90 डिग्री। मैंने ये दो स्टेप यहाँ पर नहीं लिखे, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें, यहाँ पर भी लिख लें और यहाँ पर भी लिख लें, दोनों पे इससे पहले। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, cos 90 पे 0 मिला, 0 मल्टीप्लाई बाई ए करेंगे तो 0, तो यहाँ पर 0 फ्लक्स होगा। इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद बात करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो फ्लक्स क्या होता है। ये भी एक कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए। ये हमारे पास एक स्फीयर है, यहाँ हम एक और आसान एग्जांपल है, तो बच्चों एक बॉक्स भी हम ले सकते हैं। ये हमने एक बॉक्स ले लिया, ये इस तरह से, ठीक है, और इसमें से यूं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इसमें से यूं गुजरती हुई जा रही हैं ऐसे, ठीक है। इसके साथ समझना इसको और भी आसान है।
बुक वाली डायग्राम ये वाली है, अगर आप चाहें तो ये भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही हैं। तो बच्चों अब पॉजिटिव फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है मैं आपको वो समझा दूँ। तो पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर ये इस तरह का बॉक्स है ना, एक ऐसे बॉक्स के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, उसके साथ भी बता देता हूँ मैं आपको। अब इसका वेक्टर एरिया आउटवर्ड होता है, इसका वेक्टर एरिया जो है वो कैसे होगा, ऐसे आउटवर्ड, ठीक है। चारों तरफ वेक्टर एरिया जो है ना ऐसे आउटवर्ड होता है, यहाँ से भी ये ऐसे आउटवर्ड, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से इंटर हो रही हैं इधर को, ठीक है ना, इधर को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इधर जा रही हैं ऐसे एंटी पैरेलल हो गई, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर आ रही हैं पैरेलल हो गई, और इसके साथ जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है परपेंडिकुलर, इधर भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर। तो जब एंगल 90 डिग्री होगा फिर तो फ्लक्स जीरो हो गया, यानी इधर इधर से तो फ्लक्स जीरो हो गया। बात समझ गए। अब आती है ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, जो फ्लक्स इस सरफेस में इंटर हो रहा है, ठीक है, इंटर होने वाला, ठीक है, उसमें वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो एंगल बन जाता है वो क्या बन जाता है 180, क्योंकि एंटी पैरेलल है। तो 180 पे कॉस क्या होता है -1, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा माइनस। मैं यहाँ के कर बताऊंगा, अभी जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फ्लक्स है वो आउटवर्ड, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड मूव कर रही हैं, और जो वेक्टर एरिया है वो भी आउटवर्ड है, तो दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल के केस में एंगल क्या होता है 0 डिग्री, तो कॉस 0 पे क्या देगा आपको, मैक्सिमम देगा 1, समझ गए। तो आपके पास यहाँ फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ये यहाँ पर बुक वाले डायग्राम पे आ गए, यहाँ पर हम जस्ट एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स चेक कर लेते हैं छोटे छोटे से एरियाज के ऊपर। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ आ रही है, इधर में से गुजरने के बाद इधर आ रही है। अब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें इंटर हो रही है, इसका वेक्टर एरिया तो आउटवर्ड है, ऐसे वेक्टर एरिया आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटर हो रही है, एंगल क्या बनता है यहाँ पे हमारे पास 180, ठीक है, 180 बन गया। अब अगर एंगल 180 होगा तो इसका मतलब ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, और cos 180 पे क्या होता है -1, सो फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा होता है, थीटा की जगह 180 पुट किया, cos 180 पे -1, तो आपको क्या मिलेगा फ्लक्स -EA। तो जो फ्लक्स इस क्लोज सरफेस में इंटर हो रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है वो पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से बाहर आ रहा है वो पॉजिटिव होगा। कैसे, क्योंकि उसका वेक्टर एरिया भी आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर पैरेलल कहें तो गलत नहीं होगा, थीटा क्या होगा हमारे पास 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर जो है वो थीटा की जगह पे आप 0 पुट करें, फाई इज इक्वल टू EA cos ऑफ 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री पे क्या होता है 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय EA क्या बन जाएगा EA। तो इसलिए कहते हैं कि जो फ्लक्स इस क्लोज बॉडी में इंटर होगा वो फ्लक्स नेगेटिव होगा, जो फ्लक्स इस क्लोज बॉडी से बाहर आएगा वो फ्लक्स जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। और याद रहे, अगर इस बॉक्स के अंदर या इस सरफेस के अंदर जो है जितना फ्लक्स इंटर हुआ उतना ही फ्लक्स आउट भी हो जाता है, तो इसके अंदर इनसाइड जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। इसीलिए पॉइंट 3 लिखिए, पॉजिटिव फ्लक्स इफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिविंग द सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस से बाहर आ रही हैं तो आपके पास जो फ्लक्स होगा पॉजिटिव होगा। ओके, नेगेटिव फ्लक्स इफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर एंटरिंग द सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस में एंटर हो रही हैं तो उस सूरत में फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद लास्ट में आएंगे जी जीरो फ्लक्स, फ्लक्स जीरो होगा। जीरो फ्लक्स इज इक्वल नंबर ऑफ लाइन एंटरिंग एंड लीविंग द सरफेस। तो फ्लक्स जीरो होगा अगर इक्वल नंबर ऑफ लाइन इस सरफेस इस क्लोज सरफेस में इंटर हो रही हैं और उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस से बाहर आ रही है, यानी जितनी लाइंस ऑफ फोर्स उसमें इंटर हुई हैं क्लोज सरफेस में उतनी उससे बाहर भी आ जाती हैं, तो हमारे पास जो इसमें क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।